हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी को राम राम। स्वागत है आपका सभी का मुकेश क्लासेस में। और आज बड़े दिनों के बाद एक क्लास देखने को मिलेगी आपको ज्योग्राफी की। और हम दोस्तों पहले बात कर चुके थे राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में। और सामान्य परिचय के अंदर हमने पढ़ा था राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार, राजस्थान के जिले, राजस्थान की सीमाएं, राजस्थान के संभाग, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वह है राजस्थान के भौतिक विभाग। राजस्थान के भौतिक विभाग। राजस्थान के भौतिक विभाग, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान कि राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। जो भी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वह शीघ्र अतिशीघ्र चैनल से जुड़ जाइए, क्लास का आनंद लीजिए। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भौतिक विभागों के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो राजस्थान है, ये राजस्थान इसको जो है दो बार बना देते हैं। बहुत दिन हो गए आज क्लास लिए हुए हैं तो थोड़ी समस्या हो सकती है। कोई बात नहीं है, जैसा बना है वैसा ठीक है। ये अपना राजस्थान है दोस्तों, ठीक है। ये अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान को आप सब जानते हैं कि राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। एक तरफ इसके मरुस्थल है, मध्य भाग में पर्वत है, इधर पूर्वी मैदानी भाग है और इधर अपन को पठारी प्रदेश देखने को मिलता है। हम बात करते हैं, इसको शो करते हैं कि कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे पर्वत है। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार से हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के ये अरावली पर्वतीय प्रदेश है मध्य भूभाग के अंदर। और ये वाला जो इधर हमारा भौतिक विभाग है, इसको कहा जाता है पठारी प्रदेश, अर्थात दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलो ये अपना फर्स्ट भौतिक विभाग है जिसको कहा जाता है पश्चिमी रेगिस्तान। पश्चिमी रेगिस्तान या इसको कहा जाता है थार मरुस्थल। क्या कहा जाता है दोस्तों? पश्चिमी रेगिस्तान या थार मरुस्थल इसको कहा जाता है। ये जो मध्य भाग में आपको दिखाई दे रहा है, यह है दोस्तों अपने अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। और ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये वाला जो भौतिक विभाग है इसको कहा जाता है दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस प्रकार से अपना जो राजस्थान है, इस राजस्थान को 4 भौतिक विभागों के अंदर बांटा जा चुका है। कुछ विद्वानों ने हम बात करें मिश्रा के अनुसार 1967 के अंदर जो उन्होंने डिवीजन बनाए राजस्थान के, तो उन्होंने 7 भौतिक विभागों के अंदर राजस्थान को बांटा था। लेकिन वह ज्यादा विद्वानों ने उनका समर्थन नहीं किया और ज्यादातर जो है समर्थन इन्हीं 4 भौतिक विभागों का किया जाता है कि राजस्थान को 4 भौतिक विभागों के अंदर बांटा गया है।
4 भौतिक विभागों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये वाला जो भौतिक विभाग है इसको अपन पश्चिमी रेगिस्तान या थार का मरुस्थल कहते हैं। ये जो मध्य भाग में इस प्रकार से ये पर्वत जा रहा है इसको हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। और ये वाला जो भौतिक विभाग है इसको पूर्वी मैदानी प्रदेश कहते हैं। और ये वाला जो भौतिक विभाग है इसको हम कहते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इन्हें स्थलाकृतिक प्रदेश भी कहते हैं या इनको भौतिक विभाग के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको ध्यान है ये मरुस्थल है, तो मरुस्थल कैसा होगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मरुस्थल कैसा होता है, रेत होती है, वनस्पति बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलती है, उपजाऊ मिट्टी नहीं देखने को मिलती है, ज्यादातर पानी की किल्लत होती है। ये सब बातें यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर। अरावली पर्वतीय प्रदेश है दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला इसको माना जाता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश को। और ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये नवीनतम सबसे नया भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का जो नवीनतम नदियों के द्वारा लाके बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये भी पुराना भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, लेकिन सबसे पुराना जो भौतिक प्रदेश है वह है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अगर हम इनके क्रम के अनुसार बात करें तो सबसे प्राचीन भौतिक विभाग अरावली पर्वतीय प्रदेश है। सेकंड नंबर का भौतिक प्रदेश जो है वो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। और ये तीसरे नंबर का है और ये सबसे नया भौतिक प्रदेश है जिसे हम पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो चूंकि आपको ये थोड़ी सी जानकारी हो गई है कि कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ पे पर्वतीय प्रदेश है, कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे पठार है। इधर मरुस्थल है, इधर पर्वत है, इधर मैदान है और इधर पठार है। ठीक है, तो हम एक एक भौतिक प्रदेश के बारे में बात करते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी रेगिस्तान या थार के मरुस्थल के बारे में। तो पश्चिमी रेगिस्तान या थार का मरुस्थल, ये पश्चिमी रेगिस्तान या थार का मरुस्थल, चूंकि ये मरुस्थल है, मरुस्थल आप देखते होंगे ये जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है इस पश्चिमी भाग से इधर तक मरुस्थल फैला हुआ है। ये अफ्रीका का पूर्वी भाग माना जाता है। जो अफ्रीका महाद्वीप है उस अफ्रीका महाद्वीप में जो सहारा मरुस्थल है दुनिया का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा मरुस्थल, उसी सहारा मरुस्थल का ये पूर्वी भाग माना जाता है जो इधर पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है, ये अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर फैला हुआ है, ये थोड़ा दक्षिणी पंजाब के अंदर फैला हुआ है, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा के अंदर फैला हुआ है और थोड़ा सा उत्तरी गुजरात के अंदर भी ये फैला हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा विशाल मरुस्थल है, रेत के टीले हैं, धोरे जिनको कहा जाता है। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें हम करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। तो अगर आपसे बात कर ली जाए कि राजस्थान के चारों भौतिक विभागों में सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है, तो चारों भौतिक विभागों के अंदर सबसे बड़ा भौतिक विभाग है अपने ये पश्चिमी रेगिस्तान या थार का मरुस्थल जिसको हम कहते हैं। ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, लेकिन इन तीनों के अलावा अगर ये वाला देखें तो इसका क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर ये फैला हुआ है। इसलिए ये राजस्थान के चारों भौतिक विभागों में तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही ये बन जाता है दोस्तों। बीएसटीसी पीटीटी जैसे एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग बताइए, राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग बताइए, सबसे छोटा भौतिक विभाग जनसंख्या की दृष्टि से या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस प्रकार की छोटी मोटी बातें पूछ ली जाती है दोस्तों। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। अब सबसे बड़ा भौतिक विभाग है तो ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है ये भी जानकारी अपन को ध्यान होनी चाहिए। तो ये राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है दोस्तों, राजस्थान का यह है 61.11%। पूरा जो राजस्थान है इस पूरे राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र के 61.11% जो है वो हमारा पश्चिमी रेगिस्तान घेरता है। अर्थात पूरा जो राजस्थान माना कि 100% है तो उस 100% में से ये जो पश्चिमी रेगिस्तान है ये मात्र है 61.11%। अर्थात इससे बड़ा कोई सा भी भौतिक विभाग नहीं है राजस्थान का। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक विभाग है राजस्थान का। तो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग को कवर करता है, तो राजस्थान का 61.11% भूभाग आता है। और दूसरी बात यहाँ पे अगर हम जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या
तो यहाँ पर राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है दोस्तों 40%। कितनी प्रतिशत? 40%। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और जनसंख्या की दृष्टि से भी अगर बात करें तो जनसंख्या के मामले में भी ये सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, क्योंकि सेकंड नंबर पे आता है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, जहाँ पे 39% जनसंख्या पाई जाती है पूरे राजस्थान की, जबकि इस पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर पूरे राजस्थान की 40% जनसंख्या पाई जाती है, 40% जनसंख्या। इस वजह से क्षेत्रफल के मामले में भी सबसे बड़ा भौतिक विभाग है और जनसंख्या के मामले में भी सबसे बड़ा भौतिक विभाग है। दोस्तों अगर बात कर ली जाए यहाँ पे, तो ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है ये सघन बसा हुआ है, क्योंकि ये मैदान है और इसका एरिया कम है, जबकि जनसंख्या इसकी 39% है, 39% है। तो आपसे सघनता के मामले में पूछ लिया जाए तो सघनता ज्यादा यहाँ पे है जनसंख्या की, यहाँ पे विरल जनसंख्या है, यहाँ पे सघन जनसंख्या है। घनत्व ज्यादा यहाँ का देखने को मिलेगा, यहाँ का कम देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, जनसंख्या 40% है, जबकि इसका एरिया छोटा है, जनसंख्या 39% है। तो सघनता के मामले में अगर बात कर ली जाए तो सघनता के मामले में दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है, जबकि ये विरल बसा हुआ भौतिक प्रदेश है, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। तो ये क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है और जनसंख्या के मामले में भी सबसे बड़ा है। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो इसके अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? मरुस्थल के पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत, पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत, पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आने वाले जिले, आने वाले जिले। तो पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या है दोस्तों 12। कितने जिले आते हैं इसके अंतर्गत? 12 जिले आते हैं। क्योंकि इस अरावली से पश्चिम के भाग में 13 जिले हैं, अरावली से पश्चिम के भाग में 13 जिले हैं, लेकिन यहाँ पर अपना एक जिला है सिरोही जिला, उसको मरुस्थलीय जिले के रूप में घोषित नहीं किया हुआ है। बाकी जो 12 जिले हैं उनको मरुस्थलीय जिलों के रूप में घोषित कर रखा है। तो मरुस्थल के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 12 है। कितनी है? 12 है। ध्यान रखेंगे उन 12 जिलों के नाम आप, क्योंकि बीएसटीसी के एग्जाम के अंदर ही इस प्रकार की बात पूछी जाती है। अभी 2 साल 3 साल पहले इस प्रकार की बात पूछी गई है, तो इस प्रकार पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो 12 जिले कौन कौन से हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ से चलते हैं अपन दोस्तों, श्री गंगानगर है, ये श्री गंगानगर इसके अंतर्गत आता है, पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बीकानेर इसके अंतर्गत आज शामिल होता है। इसके अलावा ये जैसलमेर इसके अंतर्गत शामिल होता है, ये बाड़मेर इसके अंतर्गत शामिल होता है, जालौर इसके अंतर्गत शामिल होता है, ये पाली इसके अंतर्गत शामिल होता है, जोधपुर इसके अंतर्गत शामिल होता है, नागौर इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम आगे बात करें तो झुंझुनू है, सीकर है, और इसके अलावा चूरू है, इसके अलावा हनुमानगढ़ है। तो इस प्रकार से ये 12 जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने जिले हो गए दोस्तों? 12 जिले हो गए। और ये 12 जिले इस मरुस्थल के अंतर्गत आते हैं। एक बार यहाँ पे अपन इनका नाम लिख देते हैं। जैसे नंबर 1 है श्री गंगानगर, इसके अंतर्गत आया श्री गंगानगर। इसके अलावा है हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़ लीजिए। इसके अलावा है दोस्तों बीकानेर, ये बीकानेर। इसके अलावा है दोस्तों चूरू, चूरू। इसके अलावा है झुंझुनू, ये झुंझुनू। इसके अलावा है सीकर, ये सीकर। इसके अलावा है दोस्तों जैसलमेर, ये जैसलमेर। इसके अलावा है बाड़मेर, ये बाड़मेर। इसके अलावा है जालौर, जालौर। इसके अलावा है, इधर लिख देता हूं थोड़ा, पाली है, ये पाली। इसके अलावा है जोधपुर, जोधपुर। नागौर लिख दिया क्या? नहीं लिखा है, नागौर है, नागौर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6।
7, 8, 9, 10, 11, 12 कितने जिले हो गए दोस्तों? 12 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर। तो इस मरुस्थल के अंतर्गत कितने जिले शामिल किए जाते हैं राजस्थान के दोस्तों? तो 12 जिले शामिल किए जाते हैं। 12 जिलों के नाम आप किसी भी तरीके से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो पश्चिमी रेगिस्तान है, हमारा पश्चिमी रेगिस्तान, ये लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति के संबंध में, ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक? एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ वापस। हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत बांटा जाता है, जिसमें पश्चिमी रेगिस्तान है, अरावली पर्वतीय प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। हमने सर्वप्रथम बात करना स्टार्ट किया पश्चिमी रेगिस्तान के बारे में, जो राजस्थान का फर्स्ट भौतिक विभाग हम बात कर रहे हैं। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक विभाग है, क्षेत्रफल के मामले में भी और जनसंख्या के मामले में भी। तो पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है इसके पास? तो पूरे राजस्थान का 61.11% भूभाग है। भूभाग पूरे राजस्थान का कितने प्रतिशत भूभाग है? 61.11% भूभाग है। यहाँ राजस्थान की 40% जनसंख्या पाई जाती है। ये पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आने वाले जिलों के बारे में हमने बात की, तो 12 जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति से संबंधित, तो एक बार चूंकि फिर अपन राजस्थान का नक्शा बना देते हैं यहाँ पे। ये लीजिए, ये हमारा अरावली, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं पश्चिमी रेगिस्तान की। तो पश्चिमी रेगिस्तान के संबंध में हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति से संबंधित बात कर लेते हैं। उत्पत्ति, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इसकी उत्पत्ति के संबंध में कई प्रकार की भिन्न भिन्न बातें हमें देखने को मिलती है पुस्तकों के अंदर। तो इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों तैतीस सागर से। इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तैतीस सागर से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी रेगिस्तान की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तैतीस सागर से। आपने नाम सुना होगा पुराने समय के अंदर जब हमारी पूरी पृथ्वी में एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था, और ये पेंजिया एक ही महासागर से घिरा हुआ था जिसको पेंतालासा महासागर के नाम से जाना जाता था। और जो पेंजिया महाद्वीप है, इस पेंजिया महाद्वीप के बीचों बीच में एक 33 भूषण नदी थी, या जिसको 33 सागर कहा जाता था। और इस 33 सागर के कारण इस पेंजिया के 2 बड़े भूभाग हो गए थे। उत्तर का भाग अंगारा लैंड कहलाता था और जो दक्षिण का भाग था वो गोंडवाना लैंड कहलाता था। तो कालांतर में क्या होता गया? कालांतर में दोनों भूभागों से, अंगारा लैंड से और गोंडवाना लैंड से, दोनों भूभागों से नदियां आती गई और नदियां आती गई और इस 33 सागर को भरती गई। कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि कालांतर में ये 33 सागर सूख गया और सूखने के पश्चात यहाँ पे मरुस्थल का जन्म हो गया। तो तरह तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं। तो आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि इस 33 सागर की जो उत्पत्ति है, 33 सागर की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, किससे मानी जाती है, तो आपको साफ साफ जवाब देना है 33 सागर की। ठीक है, 33 सागर से बना हुआ माना जाता है अपना कौन सा? पश्चिमी रेगिस्तान। जबकि हमारा जो अरावली है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये गोंडवाना लैंड के पार्ट माने जाते हैं। किसके भाग माने जाते हैं? गोंडवाना लैंड के। जबकि हमारा पश्चिमी रेगिस्तान है, ये किसका अवशेष माना जाता है? तो ये 33 सागर से बना हुआ माना जाता है, अर्थात 33 सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब ये बात तो अपन ने कह दी कि 33 सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन क्या उस 33 सागर के कोई अवशेष के रूप में अपन को यहाँ मिले हैं क्या? तब जाके अपन को पूर्व प्रमाणित हो जाए कि भैया हाँ, ये वास्तव में 33 सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। जी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इस 33 सागर के अवशेष के रूप में हमें यहाँ कुछ बात देखने को मिलती है। ये 33 सागर के अवशेष के रूप में हमें 2 चीजें यहाँ देखने को मिलती है, जिससे पूर्ण प्रमाणित हो जाता है कि वास्तव में ये 33 सागर का अवशेष है। जिसमें अवशेष के रूप में अपन को एक तो मिलती है यहाँ पे स्थित खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलें क्या देखने को मिलती है?
खारे पानी की झीलें देखने को मिलती है, और एक अपन को जैसलमेर में देखने को मिलता है आक्कल वुड फॉसिल्स पार्क। क्या देखने को मिलता है? आक्कल वुड फॉसिल्स पार्क। आक्कल वुड फॉसिल्स पार्क देखने को मिलता है, जिसको हिंदी में काष्ठ जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले की वनस्पति बताई जाती है, जो जैसलमेर जिले के आक्कल गांव के अंदर है। वुड फॉसिल्स पार्क इसको कहा जाता है, और हिंदी में इसको काष्ठ जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों चीजें साबित करती है, पूर्ण रूप से प्रमाणित करती है कि हाँ भाई वास्तव में ये जो पश्चिमी रेगिस्तान है ये तेतीस सागर से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो तेतीस सागर से उत्पत्ति के प्रमाण क्या मिले हैं, अवशेष क्या मिले हैं, जिसमें अपन को ध्यान रखना है। यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली कई सारी हमारे यहाँ पे खारे पानी की झीलें पाई जाती है, जिसमें आपने नाम सुने होंगे, सांबर झील है, लोणकरणसर झील है, पंचपदरा झील है, डिडवाना है, ताल छापर है, कई प्रकार की झीलें हैं, रेवासा है। तो कई सारी झीलें हैं यहाँ पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर, जो खारे पानी की झीलें, नमकीन झीलें पाई जाती है यहाँ पे। तो ये भी साबित करती है, और इसके अलावा ये जो 18 करोड़ वर्ष पहले की जो वनस्पति है, जिसको काष्ठ जीवाश्म उद्यान कहा जाता है, तो ये दोनों चीज साबित करती है पूर्ण रूप से कि हाँ भाई ये वास्तव में किसका पार्ट रहा है, तेतीस सागर का पार्ट रहा है। तो ये हुई इसकी उत्पत्ति से संबंधित बात। तो ये उत्पत्ति से संबंधित बात आपको ध्यान रखनी है कि पश्चिमी रेगिस्तान की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तेतीस सागर से, जिसके अवशेष के रूप में अपन को खारे पानी की झीलें मिली है, और इसके अलावा आक्कल वुड फॉसिल्स पार्क मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको अपन क्या कर रहे हैं? थार का मरुस्थल। क्या कर रहे हैं? इसको मरुस्थल कर रहे हैं। अब मरुस्थल कर रहे हैं तो क्या यहाँ सभी जगह पे एक जैसा ही मरुस्थल फैला हुआ है क्या? जी नहीं, यहाँ पे मरुस्थल के प्रकार आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ मरुस्थल है, चलो इधर लिख देते हैं, ये मरुस्थल। अब ये मरुस्थल है तो यहाँ अपन को 3 प्रकार का मरुस्थल देखने को मिलता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का मरुस्थल यहाँ पे देखने को मिलता है। अब वो 3 प्रकार का कौन कौन सा मरुस्थल है जिसको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है? यहाँ 3 प्रकार का मरुस्थल देखने को मिलता है, जिसमें नंबर 1 अगर हम बात करें तो यहाँ हमें देखने को मिलता है हम्माद या हम्मादा नाम का मरुस्थल, जिसको हम्माद या कई पुस्तकों के अंदर इसको हम्मादा लिखा हुआ है। तो ये वाला मरुस्थल है, हम्माद या हम्मादा मरुस्थल। दूसरा मरुस्थल देखने को मिलता है यहाँ दोस्तों इर्ग मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? इर्ग मरुस्थल। इसके अलावा तीसरे प्रकार का मरुस्थल यहाँ देखने को मिलता है अपन को, जिसको कहते हैं रेग मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? रेग मरुस्थल। तो हम मरुस्थल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मरुस्थल यहाँ पे कितने प्रकार का देखने को मिल रहा है? 3 प्रकार का मरुस्थल इस भाग में अपन को देखने को मिलता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का मरुस्थल यहाँ पे देखने को मिलता है। हम्माद या हम्मादा मरुस्थल किसको कहा जाता है? हम्माद या हम्मादा मरुस्थल तो जो पत्थरी पत्थरों से ढका हुआ है, अर्थात या चट्टानी मरुस्थल इसको कह सकते हैं। चट्टानी या पथरीला मरुस्थल इसको हम कह सकते हैं। चट्टानी या पथरीला मरुस्थल जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम के अंदर पूछा गया है एक बार, तो उसको हम्माद या हम्मादा के नाम से जाना जाता है। जो चट्टानों से बना हुआ है या पत्थरों से, बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ जो मरुस्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है? हम बात करें मरुस्थल की, तो मरुस्थल अर्थात वनस्पति नहीं पाई जाती हो, रहने के लायक समतल धरातल ना हो, रेत हो या कोई पत्थर हो, इस प्रकार की बातें हो, तो उसे हम मरुस्थल कहते हैं। अब यहाँ पे हमें जो 3 प्रकार का मरुस्थल देखने को मिल रहा है, जिसमें फर्स्ट मरुस्थल के बारे में हमने बात की, तो हम्माद या हम्मादा मरुस्थल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हम्माद या हम्मादा मरुस्थल किसको कहा जाता है? तो जहाँ पे चट्टानों से ढका हुआ भाग है या पत्थरों से ढका हुआ जो भूभाग है उसको हम कहते हैं हम्माद या हम्मादा के नाम से उस मरुस्थल को जाना जाता है। तो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है ये बात कि हम्माद मरुस्थल या हम्मादा मरुस्थल किसको कहते हैं? तो पथरीले मरुस्थल को यहाँ पे हम्मादा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दूसरा मरुस्थल इर्ग मरुस्थल, ये है बहुत बारीक कणों से युक्त मरुस्थल, अर्थात महीन कणों से युक्त मरुस्थल। महीन कहें या बारीक कहें, महीन या बारीक कणों से युक्त मरुस्थल, कणों से युक्त मरुस्थल। तो उसको किस नाम से जाना जाता है?
उसको ईर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो बारीक बारीक बालू का रेत से बना हुआ है, बारीक बारीक बालू का रेती रेत से ढका हुआ जो मरुस्थल है, उसको किस नाम से जाना जाता है? ईर्ग मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अब ये तीसरे कौन से प्रकार का? भाई पत्थरों वाला मरुस्थल देख लिया, हम्मादा कहते हैं। बारीक बारीक रेत के कणों से बना हुआ मरुस्थल, बालू रेत से बना हुआ मरुस्थल, उसको रेत ईर्ग के नाम से जानते हैं। तो ये तीसरा मरुस्थल कौन सा हो गया? तो तीसरा मरुस्थल होता है जो मिश्रित मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? मिश्रित मरुस्थल। और इसी मिश्रित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको रेग के नाम से जाना जाता है। मिश्रित मरुस्थल का मतलब है दोस्तों जहाँ पे कुछ बड़े पत्थर भी पाए जाते हैं और वहां पे बड़े पत्थरों के अलावा वहां पे बारीक रेत के कण भी पाए जाते हैं, लेकिन वह मिश्रण के रूप में मिलते हैं। बड़े पत्थर भी मिलते हैं और बारीक रेत के कण भी मिलते हैं, अर्थात दोनों का मिश्रण है। किस किस का? हम्माद या हम्मादा का या ईर्ग, इन दोनों का मिश्रण जहाँ पे देखने को मिलता है, तो उस प्रकार के मरुस्थल को, मिश्रित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो रेग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेग के नाम से जाना जाता है। तो ये मरुस्थल के प्रकार वाली बात हुई कि मरुस्थल कितने प्रकार का देखने को मिलता है। तो मरुस्थल यहाँ पे 3 प्रकार का देखने को मिलता है। हम्माद या हम्मादा मरुस्थल, चट्टानी अर्थात पथरीला मरुस्थल। जो बारीक रेत के कणों से बना हुआ मरुस्थल है उसको ईर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जो मिश्रित अवस्था में बना हुआ है, जहाँ पत्थर भी है और वहां जहाँ बारीक रेत के कण भी है, तो ऐसे मिश्रित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो रेग के नाम से जाना जाता है। आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट दूसरी बात करें अपन यहाँ पे, तो ये यहाँ बना देते हैं अपन। ये मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट बात, तो नेक्स्ट बात ये है दोस्तों, यहाँ पे हमें बात करनी है बालू का स्तूप के बारे में। किसके बारे में? बालू का स्तूप के बारे में। बालू का स्तूप अर्थात रेत के ढेर। बालू का स्तूप माने रेत के ढेर, रेत के ढेर। अब इनको कई सारे नामों से जाना जाता है पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर। इनको बालू का स्तूप कहते हैं, इनको रेत के ढेर कहते हैं, इनको टिब्बा कहते हैं, इनको टीबड़ा कहते हैं, इनको भर कहते हैं, इत्यादि नामों से इनको जाना जाता है। रेत के टीले, टिबड़ा, भर, बालू का स्तूप, इन नामों से इनको जाना जाता है। लेकिन एक स्थानीय लैंग्वेज के अंदर इसका नाम है, इनको कहा जाता है धोरे। क्या कहा जाता है? धोरे। रेत के धोरे। क्या कहा जाता है इनको? धोरे। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों इनको? स्थानीय भाषा, और स्थानीय भाषा में इनको कहा जाता है धोरे। क्या कहा जाता है? धोरे। तभी तो कहते हैं ना, धोरा वाली धरती, धोरा धरती धोरारी, धरती धोरारी। धोरा क्या होता है? तो ये रेत के टीलों के नाम है, यहाँ पे इनको धोरे के नाम से जाना जाता है। बालू का स्तूप, भर, टिब्बे, टीबड़े, रेत के टीले, इनको कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इनको धोरे कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि रेत उड़ उड़ के और टीलों के रूप में जमा हो जाती है, टीले बन जाते हैं, ढेर लग जाते हैं रेत के उड़ उड़ के, क्योंकि उसमें मिट्टी की मात्रा ज्यादा नहीं है, रेत के कणों की मात्रा ज्यादा है, मोटे कणों की मात्रा ज्यादा है, इस वजह से उस मिट्टी का संगठन नहीं हो पाता है। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर आप जानते हैं कि हवा चलती है बहुत तेज, और हवा तेज चलने के कारण वो रेत के कण उड़ उड़ के और अन्यत्र के दूसरे स्थानों पे जाके और इकट्ठे हो जाते हैं, ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं। तो यहाँ कई प्रकार के ये टीले देखने को नजर आते हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियों के ये टीले बन जाते हैं, जो कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। आपको ध्यान रखना है, कुछ टीलों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, धोरे और इनके प्रकार, धोरे और इनके प्रकार। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कई प्रकार के ये देखने को मिलते हैं रेत के टीलों के प्रकार, जिसमें नंबर 1 हम बात करें अनुदैर्ध्य। क्या नाम? अनुदैर्ध्य। एक तो ये वाला बालू का स्तूप यहाँ ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे देखने को मिलता है अपन को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और इसके अलावा हमें यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि अनुदैर्ध्य क्या है, अनुप्रस्थ क्या है, बरखान क्या है। एक बार तो इसको एग्जाम के अंदर बरखान को ऐसा का ऐसा सन 2014 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, बरखान है, बरखान है, और आगे कुछ भी नहीं दिया कि बरखान है क्या है। ऑप्शन के अंदर वर्षा भी दे रखा था, बालू का स्तूप भी दे रखा था, उपरोक्त दोनों भी दे रखा था, उपरोक्त में से कोई भी नहीं भी दे रखा था। तो कई सारे स्टूडेंट जब उनको ये ध्यान नहीं होता है कि बरखान यार क्या है, बालू का स्तूप क्या है, साइकोलॉजी क्या लगती है, साइकोलॉजी ये लगाते हैं कि यार राजस्थान में राजधानी भाषा के शब्द भी पूछे जाते हैं, और बरखान ये न तो मिस प्रिंट हो गया होगा, और अपन जो वर्षा होती है उस वर्षा को अपन बरखा बरखा करते हैं, बरखा आ गई, बरखा आ गई, बरखा आ गई, तो इस वजह से ये न तो मिस प्रिंट हो गया होगा, और ऑप्शन में वहां अपन को इसी प्रकार से दे रखा था, वर्षा को दे रखा था। तो कई सारे स्टूडेंटों ने इस बरखान को वर्षा लगा दिया, चूंकि ये जो बरखान है ये वर्षा नहीं है, और बरखान क्या है आज पता लग गया है आपको कि ये क्या है बरखान। तो एक ये बालू का स्तूप है, क्या है ये, बालू का स्तूप है। अब ये इनके अलावा भी कई सारे बालू का स्तूप यहाँ पाए जाते हैं, जैसे तारा स्तूप है, पेराम्बोलिक है, सीप है, सब्र कापिज है, धारियान है, अनेक प्रकार के यहाँ पे बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। लेकिन चूंकि इम्पोर्टेंट जो है वो 3 बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ और इसके अलावा बरखान। तो आपको ध्यान रखना है, अनुदैर्ध्य ये होते हैं वायु के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप, वायु के समानांतर, वायु के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप। तो जैसा का जैसा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि वायु के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं, तो उनको अनुदैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान के अंदर इस प्रकार से हवा चल रही होती है, और हवा के चलने के साथ साथ ही बालू का ढेर सीधे के सीधे, लंबे के लंबे उसके समानांतर ही बनते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रकार बालू इसके वायु के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको राइट आंसर देना है, अनुदैर्ध्य के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अनुप्रस्थ कहाँ बनते हैं, तो वायु के समकोण पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, वायु के समकोण पर बनते हैं, वायु के समकोण पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, मरुस्थल के अंदर तेज हवा चल रही होती है, और हवा के सामने अगर कोई अवरोध आ जाता है, कोई पेड़ आ गया बड़ा सा, या कोई टीला आ गया, या कोई किसी न किसी प्रकार का कोई अवरोध आ गया रास्ते में, तो उस अवरोध के कारण वो हवा जो मिट्टी को लेके चल रही है, रेत के कणों को लेके चल रही है, तो उस अवरोध के कारण वहां से टकरा के और टकराते टकराते वहां पे एक पहाड़ी के रूप में ढेर बन जाता है। तो वो कैसे बना, वायु के समकोण पे बना। तो वायु के समकोण पे बनने वाले बालू का स्तूप को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वायु के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप को अनुप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, ध्यान रखना है आपको, अनुप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों है बरखान। तो ये बरखान क्या होता है कि अभी जो मैंने आपसे बात की, जो अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ का टीला अगर बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ऊंचा हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उस हवा के दबाव की वजह से दूसरी साइड में गिर जाता है। और अगर वो नहीं भी गिरता है, टीला बड़ा हो जाता है, तो ये जो हवा आ रही होती है, ये हवा उस टीले के दोनों तरफ से निकलने लग जाती है। दोनों तरफ से निकलते हुए और दोनों शीर्षों के उसको क्या कर देते हैं, दोनों तरफ से ये जो रेत के ढेर हैं ये आगे लगते हुए चले जाते हैं, अर्थात ये सींग के जैसे बन जाते हैं। किसके जैसे, सींग जैसे कोई वो बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ है, उस अनुप्रस्थ के सींग निकल आए दोनों तरफ से, क्योंकि हवा आ रही है, और हवा आ रही है तो ये सामने ये बालू का स्तूप है। अब यहाँ बालू का स्तूप से ये हवा इधर से आई और हवा दोनों तरफ निकलने लग गई, और दोनों तरफ निकलने लग गई तो इधर भी इसके सींग के जैसे लंबा का लंबा टीला हो गया, इधर की साइड भी ऐसे लंबा का लंबा टीला हो गया। तो ये किस प्रकार का बन जाता है, ये इस प्रकार का बालू का स्तूप बन जाता है। अर्थात इधर से हवा आई और ये हवा आते हुए इधर निकल गई, ये हवा आते हुए इधर निकल गई, और दोनों तरफ से ये जो टीले हैं ये आगे से आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं, अर्थात जैसे कोई सींग निकल आए हो इस टीले के। तो इस प्रकार का जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको बरखान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से, बरखान के नाम से। तो ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, बालू का स्तूप।
तो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको बरखान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बरखान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ तारा स्तूप है, पेराम्बोलिक है, सब्र कापिज है, सीप है, धारियन है, इत्यादि प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये 3 प्रकार के जो बालू का स्तूप है इनको अनेक बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये 3 ध्यान रखने होंगे 100%। ठीक है। इसके अलावा हम बात ये भी करें, इस पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर जो ये बालू का स्तूप है, क्या पूरे मरुस्थल के अंदर क्या सभी जगहों पे बालू का स्तूप फैले हुए हैं? जी नहीं, यहाँ पे पूरी जगहों पे बालू का स्तूप नहीं फैले हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि बालुका से मुक्त प्रदेश कितना है और बालुका से युक्त प्रदेश कितना है। दोनों बातें अपन को ध्यान रखनी होगी यहाँ पे। तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूपों से मुक्त प्रदेश कितना है, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात याद रखना है, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। बालुका स्तूप से मुक्त कितना है और बालुका स्तूपों से युक्त कितना है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। मुक्त फ्री और युक्त कितना है, कितनी जगहों पे बालू का स्तूप है और कितनी जगहों पे बालू का स्तूप से बिल्कुल फ्री है, तो आपको इनका परसेंटेज ध्यान रखना है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है दोस्तों 41.5%। कितना प्रतिशत है? 41.5% जो है वो बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश है। जबकि अगर हम बात करें बालू का स्तूप से युक्त प्रदेश की, तो बालू का स्तूप से युक्त प्रदेश है दोस्तों 58.5%। कितना प्रतिशत है? 58.5% तो बालू का स्तूपों से ढका हुआ भाग है। जबकि बालू का स्तूपों से मुक्त फ्री प्रदेश कितना है? तो ये है दोस्तों 41.5%। कितना प्रतिशत है? 41.5% है। ये हुई बात किसकी? बालू का स्तूपों की। इसको भी ध्यान देना है आपको। बालू का स्तूप, इनको टिब्बा कहा जाता है, टिबड़ा कहा जाता है, भर कहा जाता है, धोरे कहा जाता है, टीले कहा जाता है, बालू का स्तूप कहा जाता है। ये सब इन्हीं को कहा जाता है जो रेत के ढेर लग जाते हैं। और इनको स्थानीय भाषा के अंदर धोरे कहा जाता है। और ये धोरे कई प्रकार के देखने को यहाँ पे मिलते हैं, जिनमें हमने बात की अनुदैर्ध्य वायु के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप। जैसे वायु चलती है तो उनके समानांतर ये बालू का स्तूप बनते हुए चले जाते हैं, तो इनको कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। जबकि वायु के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, इनको अनुप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। जबकि अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है, इनको बरखान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमने दो बात ये भी लिखी है कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, तो 41.5% है। जबकि बालू का स्तूप से युक्त प्रदेश कितना है, तो 58.5% इनका ये प्रतिशत है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात अब हमें करनी है तो वो ये है कि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल को वर्षा के आधार पे दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है। और ये आपकी अरावली, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश को वर्षा के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अर्थात यहाँ से हमारे 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है। कितने सेंटीमीटर की? 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है। और इसके अनुसार क्या होता है कि इस रेखा से इधर के भाग में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, अर्थात 25 सेंटीमीटर औसत एवरेज वर्षा। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और ये वाला जो भाग बचा हुआ है,
इसमें 25 से लेके और 50 सेंटीमीटर तक की औसत वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसकी अपेक्षा यहाँ पे वर्षा कम होती है और इसकी अपेक्षा यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है। क्योंकि हमारी जो अरावली है, अरावली को 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा कहा जाता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि हमारा जो अरावली है, अरावली से पश्चिमी भागों में 50 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, और जबकि ये जो अरावली का जो पूर्वी भाग है इसमें 50 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। तो हमारा जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है या अरावली पर्वतमाला है, ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। इधर हमने बात की ये 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, और इसकी वजह से ये वाला जो भाग है इसमें 25 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, जबकि ये वाला जो भाग है इसमें 25 से लेके और 50 सेंटीमीटर तक बरसात हो जाती है। तो इसको कहा जाता है, बरसात कम होने के कारण इसको कहा जाता है शुष्क मरुस्थल। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको कहा जाता है शुष्क मरुस्थल। और ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है, ये इधर लिख देते हैं, चलो, इसको कहा जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या कहा जाता है? अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये वाला जो भाग है इसको शुष्क मरुस्थल कहा जाता है, और ये वाला जो भाग है इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा, और यहाँ पर 25 से लेके 50 सेंटीमीटर तक की औसत वार्षिक वर्षा। अब हम इसको वर्षा के आधार पे दो भागों में डिवाइड कर दिया है अपन ने, इसको शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थल में। तो सबसे पहले हम बात करें इस शुष्क मरुस्थल के बारे में। तो शुष्क मरुस्थल जो है, शुष्क मरुस्थल, ये शुष्क मरुस्थल में आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं। इस शुष्क मरुस्थल के अंदर एक तो जो सबसे ज्यादा बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ये जो हमारा जैसलमेर जिला है, इस जैसलमेर जिले के अंदर यहाँ पर एक नलकूप है, और इस नलकूप को कहा जाता है चांदन नलकूप। क्या कहा जाता है इसको? चांदन नलकूप। चांदन नलकूप। क्या कहा जाता है इसको? चांदन नलकूप। ये जैसलमेर जिले के चांदन गांव में लगाया हुआ एक नलकूप है, और ये इस शुष्क मरुस्थल में जो जीने का, पीने के पानी के लिए सबसे एकमात्र, सबसे इम्पोर्टेंट जो साधन माना जाता है वो ये है। इस शुष्क मरुस्थल में नेता ज्यादा पानी नहीं देखने को मिलता है। ये पानी का सबसे बड़ा स्रोत है इस शुष्क मरुस्थल का चांदन नलकूप, जो चांदन गांव के अंदर लगाया हुआ है। तो ये जो चांदन नलकूप है इसको कहा जाता है थार का घड़ा। क्या कहा जाता है इसको? थार का घड़ा कहा जाता है। थार का घड़ा। और ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है कि थार का घड़ा किसको कहा जाता है? तो चांदन नलकूप को कहा जाता है। चांदन नलकूप कौन से जिले के अंदर है? तो चांदन नलकूप जैसलमेर जिले के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि घड़ा कहा गया है इसको। इस शुष्क मरुस्थल में पानी का इतना बड़ा स्रोत नहीं है। इसमें बढ़िया ठंडा पानी आता है, इसमें बढ़िया मीठा पानी आता है। जैसे नदी का पानी पी रहे हो तो इस प्रकार का इसमें पानी होता है, ठंडा पानी, और बढ़िया मीठा पानी होता है। तो इसको इसलिए घड़े की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? घड़े की संज्ञा दी गई है। जैसे इतना ठंडा पानी और बढ़िया मीठा पानी अपन को जितना स्वादिष्ट पानी घड़े से, मटकी से मिलता है, मिट्टी से बना हुआ होता है, तो उसमें से जो अपन को पानी मिलता है उसी प्रकार का पानी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जैसलमेर के अंदर लगाया हुआ है। कहाँ पे है ये चांदन नलकूप? तो जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर में। ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। तो ये बात ध्यान रखनी है, बहुत बार एग्जाम के अंदर इसको पूछा जा चुका है कि चांदन नलकूप किसको कहते हैं। तो चांदन नलकूप जो जैसलमेर में है, और इसी को थार के घड़े के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे है? जैसलमेर में है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, इस जैसलमेर के अंदर या इस शुष्क मरुस्थल के अंदर, यहाँ जैसलमेर जिले के अंदर इस प्रकार से सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के जैसे बना देते हैं अपन, ठीक है। ये यहाँ पे इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं? सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन सेवण घास के मैदानों को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनको किस नाम से जाना जाता है। ये जैसलमेर के अंदर पाए जाने वाले सेवण घास के मैदान,
सेवण घास के मैदान, सेवण घास के मैदान। और इन सेवण घास के मैदानों को कहा जाता है लाठी सीरीज क्षेत्र। क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यह हमारा जो शुष्क मरुस्थल है, इस शुष्क मरुस्थल के अंदर कुछ सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। इनको लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। लाठी सीरीज क्षेत्र इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये एक लाठी के रूप में, जो लाठी होती है, लकड़ी होती है, सीधी होती है, इसी प्रकार ये सीधे के सीधे एक लकड़ी के रूप में आकृति में बने हुए हैं सेवण घास के मैदान हैं। और ये है भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में। किसके रूप में? भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में। अर्थात कुछ विद्वान ये बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो सेवण घास के मैदान है, यहाँ की मिट्टी के नीचे कोई जल की कोई प्राकृतिक पट्टी है, जल की पट्टी है, उसकी नमी के कारण यहाँ पर ये सेवण घास पाई जाती है। तो इनको कहा जाता है लाठी सीरीज क्षेत्र। क्या कहा जाता है इनको? लाठी सीरीज क्षेत्र के नाम से इनको जाना जाता है। जो किसके रूप में विद्यमान है? तो ये भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में विद्यमान है। ये इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। भूगर्भीय जल पट्टी, भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में विद्यमान, भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में विद्यमान है। तो आपको ये वाली भी बात ध्यान रखनी है। पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर, शुष्क मरुस्थल के अंदर दो बात हुई, एक तो चांदन नलकूप वाली और एक सेवण घास के मैदान वाली। तो सेवण घास के मैदान जैसलमेर के अंदर पाए जा रहे हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है? लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। जो किसके रूप में विद्यमान है? तो आपको ध्यान रखना है भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट बात, इस शुष्क मरुस्थल के अंदर यहाँ जो हमारा जैसलमेर बाड़मेर जिला है, यहाँ पर एक सांप पाया जाता है जो बहुत फेमस रहा है और ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी है यहाँ पे। और इसको कहा जाता है पीवणा सर्प। कौन सा सर्प? पीवणा सर्प। क्या कहा जाता है? पीवणा सर्प इसको कहा जाता है। पीवणा सर्प, पीवणा सर्प, ये लीजिए। तो यहाँ इस शुष्क मरुस्थल के अंदर आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक तो यहाँ चांदन नलकूप है जिसको थार का गड़ा कहा जाता है, एक सेवण घास के मैदान है जिनको लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है जो भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में विद्यमान है, और इसके अलावा आपको ये पीवणा सर्प ध्यान रखना है जो जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो हमारा राष्ट्रीय मरुद्यान पाया जाता है राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर, और उसका प्रमुख आकर्षण का केंद्र माना जाता है। भयंकर जहरीला सर्प माना जाता है इसको, पीवणा सर्प, जिसको भी अनेक बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो ये कौन से मरुस्थल के अंदर पाया जाता है पीवणा सर्प? तो शुष्क मरुस्थल के अंदर पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये वाला जो भाग है इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांट के मैं पढ़ना है। 4 भागों में ये एक वाला जो भाग है, ये एक भाग, इसको कहा जाता है घग्गर प्रदेश। क्या कहा जाता है इसको? घग्गर प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। एक तो है ये घग्गर प्रदेश। एक ये वाला जो हमारा प्रदेश है इसको कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश। क्या कहा जाता है इसको? शेखावाटी प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है, शेखावाटी प्रदेश। और तीसरा जो हमारा इसमें भाग है इसको कहा जाता है नागौरी उच्च भूमि। क्या कहा जाता है इसको? नागौरी उच्च भूमि के नाम से इसको जाना जाता है, नागौरी उच्च भूमि, ये नागौरी उच्च भूमि। और ये जो चौथा भाग है इसको कहा जाता है लूनी बेसिन। क्या कहा जाता है इसको? लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है।
तो इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांट के पढ़ना है अपन को? इस अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांट के अपन को पढ़ना है, जिसमें ये वाला जो भाग है इसको घग्गर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये वाला जो भाग है इसको शेखावाटी प्रदेश के नाम से जानते हैं, और ये वाला जो भाग है इसको नागौरी उच्च भूमि के नाम से जानते हैं, और ये वाला जो भाग है इसको लूनी बेसिन के नाम से जाना जाता है। इनकी विशेषता के बारे में हम बात करने वाले हैं। घग्गर प्रदेश में क्या विशेषता है, क्या खास बात है, कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं, शेखावाटी में कौन से जिले आते हैं, क्या इसकी खास बात है, नागौरी उच्च भूमि की क्या खास बात है, और लूनी बेसिन की क्या खास बात है। तो इन चारों भागों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आज इतना ही बात कर पाएंगे, और इन चारों भागों की बात करेंगे अपन अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ये क्लास पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सभी को मेरी ओर से लॉकडाउन की बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं कि आप सब अपने घरों में बैठे होंगे, लॉकडाउन लग गया है, कर्फ्यू का पालना करें, कोरोना वायरस को दूर भगाने का, इसकी चेन को तोड़ने का प्रयास करें, घर पे रुकें, कहीं बाहर न निकलें। हालांकि सभी के सामने संकट पैदा हो गया है, ये लॉकडाउन, ये कोरोना, ये किस प्रकार की बीमारी है। तो दोस्तों ये एक महामारी है, बहुत भयंकर बीमारी है ये, और इसका आज तक पूरे वर्ल्ड के पास में कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया है। लगभग 1.5 साल से भी ज़्यादा इस बीमारी को चलते हुए हो गया है। लेकिन आप सावधानी रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क लगा के रखें और 2 गज की दूरी बना के रखें, तभी अपन कोरोना को हरा पाएंगे। सभी दोस्तों को एक बार फिर जय श्री राम।